जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर एक बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग स्पीचेस से एक भाषण मैं निकाल करके लाया हूं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि इस भाषण से आपको कुछ ज्ञान वर्धन होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 10 अक्टूबर 1947 को सिद्धार्थ कॉलेज में यह भाषण दिया था और यह भाषण छात्रों के द्वारा एक संसद का आयोजन किया गया था, यानी छात्र संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहब ने यह भाषण दिया था, जिसमें पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली के बारे में कुछ बाबा साहब इसमें बता रहे हैं छात्रों को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय और सभागृह के उपस्थित सदस्यों, इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए योग भाषण तैयार करने के लिए जितना समय देना जरूरी था उतना देना मेरे लिए लगभग असंभव था। इसका मुझे खेद है, क्योंकि यह समय देश के राजनीतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक हम में से ज्यादातर छात्र राजनीतिक आंदोलनों की ओर ध्यान देने लगे हैं। यह सही है, लेकिन इसे राजनीति क्या है, राजनीति में क्या जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और राजनीति मामले में सफलता पाने के लिए किन किन मार्गों को अपनाना पड़ता है, इसका वास्तविक एहसास नहीं है। विश्वविद्यालय जीवन के असली सवाल और राजनीति में कोई मेल नहीं है। आप जब कहते हैं कि हमने जीवन के नए क्षेत्र में प्रवेश किया है, तब मुझे आपसे यह उम्मीद होती है कि आपने इस कॉलेज के छात्रों की पार्लियामेंट की स्थापना की है और उसके जरिए आपको जो बातें हासिल करनी है वे यह हैं: अपने मन का विकास, उद्देश्यों की विस्तार देना, सोचने की क्षमता बढ़ाना, कठिन सवालों को सुलझाने की अपनी शक्ति बढ़ाना। और दूसरा है, इस प्रकार आपको प्राप्त शक्ति, लक्ष्य, ताकत का इस्तेमाल इस देश की जनता के सामने उपस्थित विकराल समस्याओं को हल करने के लिए करना। और यह कोई आसान बात नहीं है। पढ़ाई के कमरे में आराम से बैठकर अथवा विज्ञान की प्रयोगशाला में बैठे बैठे ऐसे सवाल हल नहीं हुआ करते। ये काम उतने आसान नहीं है। इनको हल करने के लिए इससे अधिक कुछ करने की जरूरत होती है। आप यहाँ राजनीति, विज्ञान, इतिहास, व्यापार, आयात निर्यात, मुद्रा और हम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण जगह ले चुके अन्य विषय हैं, केवल उन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं। बल्कि जो ज्ञान आप पाएंगे उसके सहारे आप न केवल अपने आप को बल्कि इस देश का सफल नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञों की भी मुश्किल समस्याएं हल करने में मदद करने वाले हैं। उनसे कहां गलतियां हो रही हैं यह आप बताएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम इस कॉलेज के छात्र और मैं ऐसी उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत के न सही इसी इलाके के अन्य कॉलेज के छात्र भी आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप इस पार्लियामेंट को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझेंगे। कुछ युवाओं को अति उत्साह में लगता होगा कि किसी की बुराई करने या हंसी मजाक उड़ाने के लिए यह अच्छी जगह है, लेकिन वे ऐसा न समझे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जगह के महत्व को आप समझें और उतनी ही गंभीरता से उसमें हिस्सा लें। और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि इस सभागृह में सरकार के सदस्य और विपक्ष के नेताओं के बीच ही नहीं, सभी सदस्यों के बीच उपस्थित किए गए सवालों पर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अध्ययनपूर्ण बहस हो। इसके अलावा एक और बात का ध्यान आपको रखना होगा, और यह बात है कि तानाशाही शासन प्रणाली में नौकरशाही या राजा के मता अनुसार कानून बनाए जाते हैं और ऐसी जगहों पर बोलना अनावश्यक हो जाता है।
सत्ताधीश हो या नौकरशाह हो, उन्हें किसी के बोलने की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छा ही कानून होता है। लेकिन पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं और ये कानून भले लोगों की इच्छा के अनुसार बनाए जाते हैं, लेकिन जिसके पास विपक्ष को अपनी तरफ खींच लेने वाली कला होती है, वही अपने विरोधी मतों पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। इस सभागृह में जो आपके खिलाफ हैं, उनके साथ मारपीट करके आप जीत हासिल नहीं कर सकते। इसी प्रकार अल्पसंख्यक लोग गुंडों को लाकर बहुसंख्यक पर दबाव नहीं बना सकते। बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यक के साथ मारपीट नहीं कर सकते। इस सभागृह में यानी संसद में जिन्हें अपनी बात मनमानी होती है, वे केवल अपनी वाक पटुता के बलबूते पर ही मनवा सकते हैं। अपने विरोधियों को उसे बहस के जरिए ही अपनी ओर कर लेना होता है। बहस भले सौम्य हो या तेज, लेकिन हमेशा वह तर्क और विचारशील होनी चाहिए। इसलिए पार्लियामेंट जैसी संस्थाओं में सफलता पाने के गुण है सभागृह को अपने बस में करने की योग्यता। आपको महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ सभागृह में आना होगा और सभागृह में भाषण देने की कला सीखने के लिए मेहनत करनी होगी। अपने अनुभव के सहारे कहूं तो यह कला सीखना कोई कठिन काम नहीं है। मैं खुद कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं और मान लीजिए अगर किसी ने भारत की राजनीति में हिस्सा लेने वालों में से अच्छे वक्ताओं की फहरिस्त बनाने की सोची, तब भी वह मेरा नाम उस फहरिस्त में किसी बलबूते शामिल नहीं कर पाएगा और मुझे यह सम्मान पाने की लालसा नहीं है। एक समय ऐसा था कि मुझे अपने संकोच से छुटकारा पाने की फिक्र हुआ करती थी। मैं इस बात को लेकर के इतना निराश था कि छात्र मेरा मजाक उड़ाएंगे, यही सोचकर सिडनहम कॉलेज में मिली नौकरी छोड़ देने तक की सोची थी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिन्हें मेरी तरह डर सताता हो, वे अपना डर त्याग कर भाषा पर प्रभुत्व पाने की कोशिश में लग जाएं। मेरे मतानुसार इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। इस संसद गृह को अगर ढंग से चलाना हो तो अध्यक्ष के निर्णय का सम्मान करना शर्त है। अध्यक्ष के निर्णय पर आप किसी तरह की शंका को मन में न लाएं। अगर ऐसा कोई सवाल पैदा होता है और कोई पुराना संदर्भ उपलब्ध न हो तो या फिर तुरंत निर्णय करना अध्यक्ष के लिए असंभव हो तो अध्यक्ष खुद विभिन्न दलों के सदस्यों को उस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करने और व्यक्त किए गए विचारों की छानबीन कर अर्थ बताने के लिए कहेंगे। किसी निर्णय के बारे में इस प्रकार छानबीन होने के बाद अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे उसे आपको अंतिम वाक्य की तरह स्वीकारना होगा, भले ही वह गलत क्यों ना हो। कुछ एक सालों का अपवाद छोड़ दे तो 1926 से लेकर 1946 तक के लगभग सभी सालों में मैं पार्लियामेंट्री कामकाज में हिस्सा लिया है। उस अवधि में हर तरह के अध्यक्ष मैंने देखे। उनमें से कई अच्छे थे, कुछ नहीं, कुछ निष्पक्ष थे, कुछ योग्य थे, कुछ अयोग्य, कुछ संतुलित थे और कुछ अन्य गुण और अवगुणों से भरे थे, लेकिन हमने उनके निर्णय का हमेशा सम्मान ही किया। असल में यह दुख की बात है कि पार्लियामेंट का काम कैसे चलता है, इस प्रत्यक्ष ज्ञान आपको मिल नहीं पाता। पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र जिसे कहा जा सकता हो, ऐसा प्रजातंत्र आज हमारे यहाँ है। इस शब्द के क्या मायने हैं यह हम जाने। तानाशाह शासन प्रणाली और इस प्रकार के प्रजातंत्र का फर्क यही है कि तानाशाह प्रणाली में कानून बनाने वाली सभा
अथवा पार्लियामेंट नहीं होता। जनता का इच्छा का वहां कोई सम्मान नहीं होता। राजा अथवा तानाशाह ही सब कुछ होता है। जनता का प्रतिनिधित्व वह अपने पास ही रखता है। अपनी मर्जी के अनुसार वह राज चलाता है। जबरदस्ती अपने आदेश थोप कर जनता को उत्पीड़ित करता है। आज हम लेबर पार्टी की तानाशाही का उदाहरण भी देखते हैं। इन दोनों में वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ भी तानाशाही अथवा किसी राजा की शासन व्यवस्था की तरह ही जनता की इच्छा का कोई स्थान नहीं होता। पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र इन दो व्यवस्थाओं का स्वर्णिम संयोजन है। इस संस्था में कोई बुराई प्रवेश न करे, इसलिए उसकी अच्छाइयों को मन में स्थान देना होगा। कई राजनीतिक दार्शनिकों ने इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। उनमें से एक व्याख्या के अनुसार कानून का राज अर्थात पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र किसी समय उसकी यह खासियत मन में जगह बनाने लायक और संकेतात्मक हुआ भी करती थी। यूरोप से जब राजतंत्र हटा और उसकी जगह प्रजातंत्र ने ली, तब यह सत्ता का अंतर देखने वाली पीढ़ी को प्रजातंत्र की खासियत मन में घर करने वाली और सांकेतिक लगी थी, क्योंकि उससे पहले राजकाज निजी हुआ करता था। राजा अपनी इच्छा के अनुसार कामकाज चलाता और उसके बनाए कानून की सीमा से वह खुद बाहर रहता था। कानून से वह श्रेष्ठ माना जाता, क्योंकि कानून जनता के लिए बनाया जाता, उसके लिए नहीं। इसलिए कानून के जिस राज्य के हम नागरिक हैं, जिसकी खासियत का हम लाभ उठाते हैं, वह हमारे लिए एक सामान्य सी बात है और उनसे अब हम इतने परिचित हैं कि उनकी इन खासियतों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया। इसके बावजूद प्रजातंत्र की खासियत ज्यों की त्यों है, और वह यह है कि जो कानून बनाते हैं वे भी उसके दायरे में आते हैं। किसी ने प्रजातंत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि बहुसंख्यकों का शासन यानी प्रजातंत्र। यह बात सही है कि अपने विधानमंडल में बहुसंख्यकों की राय में सभी सवालों के हल निकाले जाते हैं, लेकिन इस बात की ओर आप सावधानी से ही देखें, ऐसी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि यह बड़ी घातक बात है। बहुसंख्यकों की सत्ता का सिद्धांत केवल सहूलियत के हिसाब से ही माना गया है। इन सिद्धांतों को बहुत ज्यादा अहमियत मत दो, क्योंकि उससे कई सारे सिरदर्द पैदा होंगे। कुछ विशेष नजरिए से देखा जाए तो बहुसंख्यकों की सत्ता अन्यायपूर्ण होती है। इस बात को मैं विस्तार से कह सकता हूं। उदाहरण के तौर पर आजकल हम संविधान बनाने के काम में लगे हुए हैं। मैं अध्यक्ष हूं। अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों के कुछ मामलों में हस्तक्षेप करने का बहुसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों का मतलब यही होता है। बहुसंख्यकों के अधिकारों पर इस प्रकार मौलिक अधिकारों के कारण प्रतिबंध लग जाते हैं। सच बात यह है कि बहुसंख्यकों की सत्ता का सिद्धांत अनपेक्षित घटी घटना की बात है। वाल्टर बगेहार्ट नाम के एक राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह बहस करने वाली राज व्यवस्था है। मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि प्रजातंत्र में सब कुछ खुला होता है, पर्दे के पीछे से कुछ काम नहीं किया जाता। इसी प्रकार केवल एक व्यक्ति की इच्छा है, इसलिए कुछ नहीं किया जाता। हर विषय सदन में प्रस्ताव, कानून अथवा सूचना के रूप में रखा जाता है और सदन में उस पर बहस की जाती है। संसद में बहस पूरी करने के बाद सवाल जवाब के लिए समय
रखने का प्रावधान होता है और बहस के लिए भी काफी समय मिलता है। एक बात ध्यान में रखें कि पार्लियामेंट में जो चर्चा होती है उसका उद्देश्य केवल निर्णय लेना ही नहीं होता, उससे अधिक महत्व चर्चा का होता है। कॉमन्स में हुई बहस अगर ऊंचे स्तर की हुई है और अगर उस विवाद को व्यवस्थित ढंग से अखबारों में प्रकाशित किया जाए तो उसके जरिए लोगों को राजनीति की शिक्षा का एक अमूल्य अवसर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यही उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। पार्लियामेंट्री पद्धति यानी संसदीय पद्धति को शाश्वत राज पद्धति माना जाता है और यह सच भी है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इस देश को जिसकी जरूरत है उस सुराज का आप कैसे निर्माण कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस बारे में मैं आग्रह से एकाध पहलू को भी छूने वाली कोई बात मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके सामने विचार के लिए एक दो बातें रखना चाहूंगा। मेरी राय के अनुसार सुराज क्या होता है। आग्रह के साथ एक ही पहलू की बात करने वाले पक्ष को रखा न जाए। पूंजी वालों को पूंजीवादी राज व्यवस्था और खुले व्यापार के सिद्धांत में स्वर्ग दिखाई देगा। सामाजिक सत्तावादियों को समाजवादी पद्धति में सुराज व्यवस्था के अधिक गुण दिखाई देंगे। कई विभिन्न राय रखने वालों को उनकी पसंदीदा शासन प्रणाली सुराज के लिए योग्य लगेगी। अर्थात वास्तविकता यह है कि सुराज के बारे में कई तरह के मत हो सकते हैं। विविध वर्णों का वंशों का हमारा समाज है और इसके कारण पैदा होने वाली कई उलझी हुई विकट समस्याओं के हल ढूंढने के लिए कोई एकमात्र कारगर व्यवस्था का मिल पाना मुश्किल है। इसके लिए अलग अलग उपायों की योजना करनी होगी और मुझे लगता है कि आपको यह बात अच्छी तरह ध्यान रखनी होगी। अपने देश को इसी बुरी स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए किसी एक ही कठोर कार्रवाई को अपनाने से हमें बचना होगा। ऐसे कई उपाय होंगे और उन्हें लागू करते समय समाज को उपयुक्त सावधानी बरतनी होगी। समाज की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए और उसका लक्ष्य विशाल। समाज की नजर संकीर्ण न हो और किसी एक सिद्धांत को श्रेष्ठ न माना जाए। समाज की उन्नति के कई उपाय हो सकते हैं और विभिन्न लोग अगर अलग अलग उपायों में विश्वास करते हो तो स्पष्ट है कि देश में विभिन्न पक्ष होंगे ही। मेरी राय में राजनीति में ईमानदारी का होना जरूरी है। जब ईमानदार लोग राजनीति में होंगे तभी ही प्रजातंत्र का सही विकास होगा। मैं जानता हूं कि कई लोगों की राय में राजनीतिक पुरुष बेईमान होते हैं। इसके क्या मायने होते हैं जिन्हें एक तरह का दर्शन ही समाज के उद्धार का उपाय है। ऐसा लगता है वे उन लोगों से अलग ही रहे जिनका उस दर्शन के देश के उद्धारक होने में विश्वास नहीं होता। सुलह से बनी शासन प्रणाली कारगर नहीं होती और यह बात सही है कि यह मैं आपको बेहिचक बताता हूं, क्योंकि शासन का मतलब ही निर्णय लेना होता है और जब तक समाज सत्तावादी जिन्हें एक मन के और निश्चय के कहते ऐसे लोग कि जिनका जीवन दर्शन एक ही है राज्य की सत्ता में नहीं आते, तब तक ऐसी राज व्यवस्था में आप आपकी राय सही निर्णय नहीं ले सकते और न आप काम को जल्दी निपटा सकते। पूंजीपति और समाज सत्तावादियों के मिले जुले मंत्रिमंडल में किसी विषय पर अगर निर्णय लेना हो तो उन्हें अपने मतभेदों को पहले समाप्त करना होगा और दूसरे पक्षों से अनुमति लेने के लिए अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ानी होगी।
इस प्रकार लिए गए निर्णय भी जाहिर है कि न इधर के होंगे न उधर के, यानी सही नहीं होंगे। इसलिए इस कॉलेज में पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र की शुरुआत करने से पहले आपको एक दूसरे के बारे में निश्चय ज्ञान, सही जानकारी और विचारों का पता चलना जरूरी है। अब इस लड़ाई में किसकी विजय होगी यह देखने के लिए समर स्थल पर उपस्थित रहने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और सोशलिस्ट दोनों के लिए हमारे मन में एक सी आत्मीयता है। अब देखते हैं कि कहां तक कांग्रेसी और सोशलिस्ट लोग इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस देश पर आने वाले मुश्किल के समय में आप देश की मदद करने के लिए सक्षम बने, यही हमारा उद्देश्य है।